जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक बेहद ही ख़ास मेहमान से। तो स्टूडियो में आज भी हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही ख़ास अतिथि को जिनसे हम बातचीत करेंगे। हम सर्वप्रथम उनका स्वागत करते हैं। आप बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग में संयुक्त सचिव हैं। आप हैं किशोर प्रसाद जी। आपका हम किशोर कुमार प्रसाद सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम बिहार बयान में। जी धन्यवाद। सर, सामान्य प्रशासन विभाग एक जितना महत्वपूर्ण ये एक विभाग है, उसके साथ साथ ये एक बहुत ही वृहद विभाग भी है, जिसके तहत नीति नियम बनाना और उसको सुचारू रूप से लागू करवाना, ये तमाम तरह की जवाबदेही निहित होती है इस विभाग में। और यहाँ पर आप बतौर सचिव, संयुक्त सचिव आप कार्यरत हैं कई वर्षों से। सर, सर्वप्रथम जानना चाहेंगे इस विषय में, इस विभाग के बारे में आप विस्तार से हमें बताएं। देखिए, इस विभाग का नाम प्रारंभ में नियुक्ति विभाग था, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। 1972 में इसका विभाग का नाम जो है कार्मिक विभाग कर दिया गया। उसके कालांतर में इसका नाम कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग कर दिया गया और आज वर्तमान में ये सामान्य प्रशासन विभाग है। इस विभाग के मंत्री हमेशा ही मुख्यमंत्री होते हैं और इसके नाम से ही जाहिर है बिहार प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो बिहार कैडर के पदाधिकारी होते हैं उनका ये पेरेंट डिपार्टमेंट है। इन दोनों सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति, पोस्टिंग, अनुशासनिक प्राधिकार, पेंशन, ये सारी कार्रवाई यहीं से होती है। इसके अलावा जितने भी बिहार सरकार के विभाग हैं, 44 विभाग हैं, उनको अगर किसी नीति निर्धारण या किसी परामर्श की आवश्यकता होती है तो सामान्य प्रशासन विभाग से ही उनको परामर्श दिया जाता है। तो नट सेल में यही इनका मेन काम है। सर, अगर जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 40 विभाग हैं। अगर हम बात करें बिहार सरकार के 40 विभाग है, बहुत होता है 40 विभाग। इन तमाम विभागों की निगरानी, इनके नीति नियम में परिवर्तन, बदलाव, समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करना, जाहिर सी बात है बहुत जिम्मेदारी पूर्ण एक कार्य है। और सर, आपसे ये जानना चाहूँ कि आप बतौर संयुक्त सचिव यहाँ पर आप कार्यरत हैं, तो आपकी क्या रोल एंड ड्यूटीज़ है, आपकी क्या भूमिका है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सामान्य प्रशासन विभाग में एक प्रधान सचिव भी हायरार्की में बता दूं आपको कि ये सामान्य प्रशासन विभाग के अभी प्रधान सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र। उनके मातहत एक सचिव हैं मोहम्मद सोहेल सर। उनके मातहत एक विशेष सचिव हैं मैम रचना पाटिल हैं। उनके मातहत एक और हुए संयुक्त सचिव हुए। इसके अलावा 4 उप सचिव हैं, अंडर सेक्रेटरी 4 हैं और फिर सेक्शन ऑफिसर हैं, असिस्टेंट है और नीचे के स्टाफ है। तो ये इसका तो स्ट्रक्चर हो गया। और जहाँ तक परामर्श की बात है तो सब विभाग अपने कार्य के लिए स्वतंत्र है। अन्य विभाग में हस्तक्षेप सामान्य प्रशासन विभाग का नहीं है, लेकिन उनको किसी मुद्दे पर या किसी नीति निर्धारण में कोई कठिनाई होती है या कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसमें परामर्श के लिए अगर हम लोगों को भेजते हैं तो उनको परामर्श दिया जाता है। जी सर, जानना चाहूँगी कि आप कितने वर्षों से आप अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं इस विभाग में? हम जून 2022 में जो है ये संयुक्त सचिव के रूप में यहाँ पदस्थापित हुए हैं। इसके पूर्व हम सेटलमेंट ऑफिसर किशनगंज में थे। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी आपके कार्यकाल के अनुभव के दौरान में आपने जब शुरुआत की, आप किस प्रकार से आप प्रशासनिक सेवा के तहत आप आए और फिर आप अपनी सेवा दे रहे हैं, तो आप अपने उन अनुभवों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि सबसे पहले कहाँ पर आपने कौन सा पदभार संभाला, कौन सा प्रभार संभाला? मैं बिहार प्रशासनिक सेवा के 37 बैच का पदाधिकारी हूँ। हम लोगों की नियुक्ति 1 मार्च 1993 को हुई थी। पहले 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है, जो मेरा प्रोबेशन का जिला सहरसा था। उसके बाद मेरा पदस्थापन प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको सामान्य भाषा में BDO बोलते हैं, तो उसमें बिहार झारखंड एक ही था। मेरी पहली पदस्थापन किसको प्रखंड लोहरदगा जिले में हुई थी। उसके बाद गुमला, उसके बाद मैं बिहार आ गया। बिहार कैडर ही ऑप्शन दिया मैंने और बिहार में भी रह गया। तो विभिन्न जिलों में सेवा करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी में भी मैंने सेवा दी है। अनुमंडल पदाधिकारी बलिया जो बेगूसराय में है वहाँ पर सेवा दी है। इसके अलावा मैंने
एडीएम गोपालगंज के रूप में भी सेवा दी है, और मेरा उसके बाद से हम जो है सचिवालय में हैं, विभिन्न विभागों में रहे हैं। सर, सामान्य प्रशासन विभाग जो है एक महत्वपूर्ण नियामक विभाग है जिसके तहत बहुत सारे अहम नीति नियम बनाए जाते हैं, उनको सुचारू रूप से लागू करवाया जाता है, जहां आप संयुक्त सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन सर, इसके पूर्व में आपने बताया कि आप बतौर बीडीओ और एडीएम भी आप रह चुके हैं, भिन्न भिन्न ज़िलों में आपने सेवा दी है। लेकिन ये अगर जानना चाहूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा आपके लिए दिलचस्प और रोचक अनुभव कौन सा रहा, तो वो कौन सा था? वो कौन सा वर्ष रहा होगा या कौन सा पदभार था? क्या बताना चाहेंगे? हमारे लिए सबसे रोचक विषय रहा जब मैं प्रथम पदस्थापन जो मेरा किस्को प्रखंड जो लोहरदगा जिले में है वहाँ हुआ था। वो आदिवासी बहुल इलाका था, 95% आबादी वहाँ के आदिवासियों की थी। उस आदिवासियों में भी वहाँ जो प्रिमिटिव ट्राइब है, जो विलुप्त प्रजाति है, उसके भी 4 प्रजाति हमारे प्रखंड में थे। बिरजिया, बिरहोर, परहिया और असुर। तो ये प्रिमिटिव ट्राइब है। इनके प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार विशेष ख्याल रखती है। तो उस सिलसिले में मैं अपने पदस्थापन के दौरान, वो अधिकांश आदमी वो पहाड़ में रहते हैं, तो उन लोगों का जो रहन सहन पहले जैसा कहा जाता था कि वो लोग अगर जनरल आदमी को देख के पहाड़ में चले जाते या छुप जाते थे, और कंदमूल फल फूल खा करके, जंगल ही उनका सारा चीज़ था। तो हम लोग उनको काफ़ी प्रयास करके पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग पहाड़ पर स्वास्थ्य कैंप लगाते थे। एक व्यक्ति सुई नहीं लेना चाहता था। वे लोग ओझा गुनी झाड़ फूक में ही विश्वास करते। तो धीरे धीरे उनको जो मोटिवेट किए और इधर से जुड़ा, उससे हमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक ऐसी प्रजाति जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में नहीं है, पिछड़ी हुई है, आपने उनको आगे लाने का प्रयास किया और उनको थोड़ा मोटिवेट किया, जिससे उनकी ही बेहतरी हुई। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए एक सुखद अनुभव रहा होगा। सुखद अनुभव रहा। से जानना चाहूँगी कि जो अभी प्रशासनिक, अभी जो सामान्य प्रशासन विभाग है, तो अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ, क्या ऐसे नए बदलाव या नए नियम आए हैं जिनका जो लाए जा रहे हैं या जिन्हें संपादित करने की योजना बनाई जा रही है, जिसका लाभ आम जन को मिल सकता है? देखिए, ये बदलाव तो एक सतत प्रक्रिया है, और उसमें जो है, जैसे यहाँ तो लोकतंत्र है, मुख्यमंत्री हैं, विधानमंडल है और कार्यपालिका है। तो जो भी नियम कानून विधानमंडल के द्वारा लागू बनाया जाता है, राज्यपाल की स्वीकृति होती है, और तब एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। इसमें सीधी भूमिका हम लोगों के विभाग की नहीं होती है, लेकिन जो भी नियम कानून बना दिया गया, उसको निचले स्तर तक पहुंचाना। जैसे प्रशासन का जो है, सबसे अपर लेवल हुआ सचिवालय, उसके बाद हुआ कमिश्नरी, फिर जिला, फिर अनुमंडल, फिर प्रखंड। और जो भी ग्रास रूट लेवल पे कोई भी योजना लागू होती है, तो उसको प्रखंड स्तर से, ग्राम स्तर से लागू किया जाता है। सर, सामान्य प्रशासन विभाग हर विभाग के लिए नीति नियम बनाता है और उसे संपादित करने की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ होती है। अगर हम बात करें वर्तमान में, सर, शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वर्तमान के दिनों में नई शिक्षा नीति लागू की गई है और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी अभी हमने ये खबर आई थी अखबार में। तो कुछ इस विषय पर आप बताना चाहेंगे आप कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपादित की जा रही है? सामान्य प्रशासन विभाग का शिक्षक नियोजन में कोई सीधी भूमिका नहीं है, किंतु इनका जो रोस्टर का निर्धारण है, रोस्टर विभाग द्वारा बना करके मेरे विभाग को भेज दिया जाता है। इसकी जांच करके पुनः उनको लौटा दी जाती है, और यह शिक्षक नियोजन का कार्य जो है, कंसर्न जो है शिक्षा विभाग है, उनके द्वारा, मतलब कि जो नियुक्ति प्राधिकार हुआ बिहार सरकार के बीपीएससी है, उनके द्वारा किया गया। जी। सर, अगर हम बात करें जो हमारे युवा हैं, अगर हम ख़ास तौर से बात करें बिहार और यूपी, तो पूरे देश भर में कहते हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक सेवा में आने का जो सबसे ज़्यादा जो ललक होती है आने की, वो यहाँ के युवाओं में देखी जाती है और पाई जाती है, और इसके लिए तरह तरह की तैयारियाँ, वर्षों की तैयारियाँ करते हैं। कोचिंग का वर्तमान के दिनों में एक बूम हो गया है,
हर जो छात्र है वो कोचिंग का सहारा लेकर अच्छी बात है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन आपके नज़रिए से ये कितना सही है और किस प्रकार से युवाओं को अपनी तैयारी करनी चाहिए? कुछ आप अपने अनुभव से बताएं तो क्या बताएंगे? देखिए, एक कहावत है कि नथिंग सक्सेस लाइक सक्सीड, सफलता से बढ़ के कोई सफलता नहीं है। और सफल होने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति, जो लड़के जो अभी तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो जब तक स्वयं नहीं पढ़ेंगे और कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। जहाँ तक कोचिंग की बात है, तो कोचिंग का मतलब ही है कि किसी जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको गाइड करना। लेकिन आजकल का जो समय है, इतना ज़्यादा कोचिंग खुल गया है, तो ये एक इसका व्यवसायिक प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। इसका ये क्या कहते हैं उसको, कुछ मार्गदर्शन देने के अलावा, मेरे ख्याल से, जो मेरा पर्सनल मत है। और जो लड़के घर में पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, उनके लिए अगर वो अपने खुद पढ़ेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि बहुत कोचिंग की आवश्यकता है सफल होने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद जो है कभी कोचिंग नहीं किया कहीं भी, और सेल्फ स्टडी से मैं एक चांस में बीपीएससी किया। क्या बात है। ठीक है। और एक दूसरी उदाहरण है कि अभी एक मेरा भतीजा है, वो AAA दे रहा है, वो कहीं कोचिंग नहीं किया है। AAA का प्रीलिमिनरी कर गया है, 15,000 के नीचे रैंक है, और एडवांस देना है 4 जून को होने वाला है। 95% परसेंटाइल आया है। क्या बात है। और सेल्फ स्टडी से। तो ये कहना कि कोचिंग के बदौलत, कोचिंग से अगर होने लायक रहा था। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि मिडिल क्लास के जो लड़के हैं, जो इसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण क्षेत्र की है, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा सफल रहते हैं। हमारा जो अपना मत है। जी। और इसमें ऐसा देखा गया है, जैसे एक मंगल ग्रह, हमारा मंगल अभियान जो हुआ था हमारे देश का, उसमें जितने इंजीनियर्स की टीम थी वो सब मिडिल क्लास के थे, और सब IIT में नहीं पढ़े हुए थे, NIT के स्टूडेंट थे। यानी वहाँ भी मध्य मार्ग था, और एक बार में सफल हुआ हमारा अभियान, हमारे देश का। कोई दूसरा देश नहीं है जिसका कि मंगल ग्रह का अभियान एक चांस में सक्सेस हो गया। तो ये जो मेहनत है ना, जो सेल्फ स्टडी है, सेल्फ मेहनत है, उसका कोई मुकाबला दूसरे से नहीं हो सकता। बहुत सही आपने कहा कि सबसे पहले तो आपको खुद पर भरोसा रखकर और अपनी खुद की तैयारी आपको पुख्ता करनी होगी। उसके बाद आप फिर किसी की मदद ले सकते हैं और आप किसी की सहायता ले सकते हैं अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए। लेकिन सर्वप्रथम आपको खुद की तैयारी पुख्ता करनी होगी, अपना आत्मविश्वास आपको बढ़ाना होगा। ये जानना चाहूँगी सर कि अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपका बचपन कहाँ बीता, किस प्रकार से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के आपकी आगे की पढ़ाई, कैसे आप प्रशासनिक सेवा में आने का आपने निर्णय लिया, कैसे सोच बनी, तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा गृह जिला दरभंगा है, और हम लोग, महात्मा गांधी का एक कंसेप्ट आया था, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा। तो वो हर एक प्रखंड में कुछ चुनिंदा स्कूल होते थे, बुनियादी विद्यालय। हम बुनियादी विद्यालय में पढ़े हैं और ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े, गांव पर पढ़े हैं। बुनियादी विद्यालय का यह कंसेप्ट था कि पढ़ाई के अलावा बच्चे वहाँ पर कुछ न कुछ बेसिक वर्क करें, जैसे रस्सी बनाना, झाड़ू बनाना, खेत में काम करना, या और इस टाइप का कुछ कुछ छोटा छोटा कार्य है, ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और तो मेरी 8वीं तक पढ़ाई तो बुनियादी विद्यालय में हुई है, और उसके बाद हम पटना गए। मेरे पिताजी सचिवालय में असिस्टेंट थे, तो मैं पटना आ गया और पटना में पढ़े। उसके बाद हम लोग, चूँकि बैकग्राउंड हम लोगों का गांव का था, तो हम लोग बहुत नहीं जानते थे। यहाँ बिहार में पहला कंसेप्ट है कि किसी प्रकार नौकरी पा लेना है। क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी देखने की बात बाद में आती है। तो प्रारंभिक स्टेज में हम भी अपने से पढ़े, पहले यूपीएससी दिया। यूपीएससी में जब नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, तो मैं बीपीएससी दिया। बीपीएससी में मेरा एक बार में हो गया। जी। आपने एक बार में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने सफलता हासिल कर ली।
सर ये जानना चाहूँगी कि अगर आपके दिनचर्या की मैं बात करूँ, ये किस प्रकार से आपका डेली रूटीन रहता है, तो कब होती है आपकी सुबह की शुरुआत? देखिए, हम लोग जो भारत की जो संस्कृति है, वो है, जो सबसे अच्छा है वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं जो पौ फटता है, सूरज की जो धमक होती है, उस समय जो जगते थे पहले भी, जो पढ़े लिखे नहीं थे, गांव में किसानी करते थे, उठते थे उसी टाइम में। तो जो अर्ली उठते हैं उनको ज़्यादा चांस मिलता है कार्य करने का, तो हम भी उसको फॉलो करते हैं। हम 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं। उसके बाद अपना नित्य क्रिया के अलावा मैं डेली योगा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद 1 घंटा डेली वॉक करते हैं, टहलते हैं। उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करते हैं। और ये जो विगत 3 साल जो पूरे दुनिया में बीता है, जो कोरोना महामारी आई, तो इसने सबको एहसास करा दिया कि हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। चाहे आपके पास जितने पैसा हो, जितना धन दौलत हो, जितने पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर हेल्थ सही नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो हेल्थ के प्रति एक अवेयरनेस, और एक और अवेयरनेस जो हमारे देश में जो इधर विगत 1-2 दशक से आया है हेल्थ के प्रति, उसमें हम सब बहुत बड़ा योगदान जो है बाबा रामदेव का समझते हैं। बाबा रामदेव में जो योग शिक्षा दी और जहाँ तहाँ घूम करके जो अपना वो कैंप आयोजित किए, तो लोगों का उस पर झुकाव बहुत ज़्यादा हुआ। सर हम आपसे आपके अनुभव के बारे में बात कर रहे थे। आप किस प्रकार से प्रशासनिक सेवा में आए? आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इसे क्लियर कर लिया और आपने सफलता हासिल की। यूथ को जहाँ तक मोटिवेट करने की बात है, आपने बताया कि स्वयं की तैयारी, खुद पर विश्वास सबसे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। सर आज एक बात आपसे और ये भी जानना चाहें कि आज बच्चे निसंदेह अपने करियर में तो अच्छा कर पा रहे हैं और अच्छा बेहतर कर रहे हैं। विश्व स्तर पर अगर हम बात करें तो बिहार के जो छात्र हैं उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन कभी-कभी अगर हम मॉरल वैल्यूज़ की बात करते हैं तो आपके नज़रिए से आप क्या पाते हैं? कुछ चीज़ें अभी कमतर नज़र आ रही हैं बच्चों में, वो पहले जितनी, जैसे कि आप अपने वक्त से अगर तुलना करें तो वो एटिकेट या फिर वो संस्कार या फिर जो है उनके आदर्शों का वो क्षरण होता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा है कि आने वाला जो समय है वो यूथ का ही है, युवा का ही है। और जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड ये समाज बन रहा है, तो आने वाला समय जो है ना, नेक्स्ट कमिंग जनरेशन जो है वो अच्छा करेंगे और अच्छा कर भी रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो रहा है। हम लोगों का एडुकेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे एडुकेशन बढ़ेगा तो लोगों के सोच का दायरा जो है ना, पहले दूसरे पर जो डिपेंडेंसी थी, अब हम अपने समय से अनुभव कहते हैं, तो हम लोग जिस 70 और 80 के दशक में जो है गांव में बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे। अगर कोई परदेश का माने जाता था, वो पत्र भेजता था जो डाक के माध्यम से गांव में पहुंचता था, तो जिनका पत्र आता था वो पढ़ भी नहीं पाते थे, उसको पढ़ाने के लिए किसी अन्य के पास जाते थे। तो ये बदलाव आया है। लेकिन हमको जो लग रहा है कि सोशल बॉन्डिंग जो है ना, अभी वो पहले इतना अब नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है तो बच्चों को जो पुरानी कहानियां हैं या पुराने संस्कार हैं, या जैसे कि पंचकथा, जो छोटे छोटे आरण्यक या उपनिषद की कहानियां पहले लोग सुनते थे, सुनाते थे, उसका सोशल वैल्यू रहता था, मोरल वैल्यू रहता था। तो आज हमको लग रहा है कि अपने सोसाइटी में इसका कुछ कुछ क्षरण हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। सर अगर हम बात करें आपके विभाग की, आपके कार्य क्षेत्र की, तो आप संयुक्त सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग में, और ये विभाग जितने भी और तमाम 40 विभाग हैं और हमारे राज्य में अगर बात करूं तो उनकी निगरानी, उनकी मॉनिटरिंग करता है ये। सर ये बहुत ही मुश्किल है, 40 विभाग, एक विभाग अपने आप को अगर संतुलित करे और तमाम तरह की योजनाएं बनाए, लागू कराए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन 40 विभागों की निगरानी करना, जिसके मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री खुद होते हैं, वो खुद इसकी निगरानी करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सर वर्तमान के दिनों में, जैसे आपने बताया कि अभी
ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जा रही, लेकिन ये जानना चाहूँगी कि कौन सा विभाग सबसे ज़्यादा सक्रिय है और जहाँ पे सबसे ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सभी विभाग अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का अन्य विभागों में जो दखल होता है वो न्यूनतम होता है। जी। उनको अगर किसी मामले में परामर्श की आवश्यकता है या कोई कन्फ्यूजन है, अब जैसे कि रोस्टर हुआ, आरक्षण की प्रणाली है, हर विभाग में बहाली की प्रक्रिया होती है, तो रोस्टर सही बना कि गलत बनाया, उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से जो एक बार उसका जांच करवाई जाती है कि आप हमको देख के बताएं, जैसे स्वास्थ्य विभाग हुआ, इंजीनियरिंग विंग हुआ, या शिक्षा विभाग हुआ, या अन्य विभाग पे, तो रोस्टर का एक पैरामीटर होता है, तो वो रोस्टर सही बना नहीं बना उसकी जांच हमारा विभाग करता है और फिर वापस। प्लस जो भी अन्य प्रकार की कोई कार्य है और उसमें किन्हीं को कोई सस्पेंशन है या कोई कन्फ्यूजन टाइप का है, तो मार्गदर्शन के लिए मेरे विभाग, वरना जो है ना, सभी विभाग अपने अपने स्वतंत्र हैं और वो लोग अपना काम खुद करते हैं। सभी विभाग स्वतंत्र हैं और अपना काम, सारे विभाग अपना अपना काम स्वयं कर रहे हैं, और इन्हीं विभागों के माध्यम से जो हम अपने समाज में, हम जो चारों तरफ ये जो बदलाव देख रहे हैं या बेहतरी देख रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा के संबंधित हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, ये तमाम विभागों की ही ये मेहनत होती है और ये उनके प्रयास के माध्यम से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है, जो आम जन के बेहतरी के लिए में निहित है। सर, जानना चाहूँगी आपसे, आपने बताया कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, आपने बताया आप दरभंगा के रहने वाले हैं, इस प्रकार से आपकी प्रारंभिक, हम आपकी दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आपके दिन की शुरुआत होती है और आपकी दिनचर्या में क्या चीज़ें शामिल है। आप खुद को कैसे अपनी व्यस्तम दिनचर्या से, अगर आप थोड़ा बहुत अपने लिए निकालना चाहें, तो आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, दिनचर्या तो हम लोगों का शुरुआत में बता चुके हैं कि सुबह हम थोड़ा अर्ली उठते हैं 4 बजे के आसपास, फिर नित्य क्रिया के बाद एक्सरसाइज किए, योगा किए, टहले, वापस आए, तैयार हुए, फिर कार्यालय चले गए, कार्यालय से वापस आए, तो हम पुराना गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं, खास करके जो गोल्डन ईरा है, 50, 60, 70 के दशक का जो गाने हैं, उसको हम सुनना पसंद करते हैं। सर, इसके अलावा कोई आपकी रुचि में कोई और चीज़ शुमार है जो आप करते हैं खाली वक्त में? खाली वक्त में हम यह प्रयास करते हैं कि जो नीडी पर्सन है, हमसे अगर किसी का कुछ काम हो सकता है तो उस संबंध में थिंकिंग करते हैं, और नहीं तो हमको वक्त मिलता है या छुट्टी मिलती है तो हम अपने गांव पे जाते हैं, तो गांव के लोगों के बीच अभी क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं, जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो कैसे आगे बढ़े, उसको क्या क्या आवश्यकता है, ये सब गाइड हम करते हैं और अक्सर हम करते रहते हैं। जी। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप कोशिश करते हैं कि आप उनकी हेल्प करना हेल्प हमारा कर पाए। मतलब हॉबी है एक प्रकार से कहिए। जी। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि खाली वक्त में आप गाने सुनना, पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं। आपकी सुबह की दिनचर्या की शुरुआत होती है, सुबह 4 बजे से आप उठते हैं और आप ज़िक्र कर रहे थे अभी आने वाले महीने में 21 जून को ही हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये कोशिश है कि योग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे अपना पाएँ। मैं जानना चाहूँगी, क्या योग भी आपके जीवन में शामिल है? हाँ, योगा है, मैं प्रत्येक दिन योगा करता हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब से शुरुआत हुई है, तो भारत के अलावा अन्य देश भी जो है ना योग की ओर आकर्षित हुए हैं, और हर जैसे 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में, तो हर एक देश में कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है और योगा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है, और योगा करने से कम आदमी फिट रहता है, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और स्वस्थ रहता है। जी बिल्कुल, स्वस्थ रहता है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम योग को अपनाएं तो हम स्वस्थ रहेंगे। सर, हम बिहार में वर्तमान के दिनों में हम बहुत बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे बदलाव हैं। हम सड़कों की बात कर लें या फिर स्वच्छता की बात कर लें, हम तमाम सुरक्षा की बात कर लें, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित अगर हम बात कर लें, तो बहुत सारे
बेहतरीन बदलाव हुए हैं। आने वाले दिनों में हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार राज्य में और ज़्यादा तब्दीली और बदलाव हो, बेहतर बदलाव हो आम जन के लिए? कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है और इसके लिए सरकार के स्तर पे है, विज्ञापन दिया जाता है, टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से या आजकल वेबसाइट के माध्यम से, तो लोगों को जितनी सुविधा सरकार की ओर से प्रोवाइड की जाती है उसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठावे। जानकारी के अभाव में बहुत आदमी बहुत से ऐसे, अब जैसे हम एक साधारण सा मुख्यमंत्री आर्थिक बल युवा का हल जो है, वो गरीब से गरीब बच्चा आज के दिन में अगर पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने के लिए शिक्षा लोन दिया जाता है, लेकिन इससे वाकिफ कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के सब बच्चे नहीं, बहुत ऐसे बच्चे हैं। आपको हम एक और घटना बता रहा हूँ कि मैं एक जगह वीडियो के रूप में पदस्थापित था। मेरा एक चौकीदार था सीताराम पासवान, उसका लड़का IIT कर गया। क्या बात है। लेकिन वो कह रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इसका एडमिशन कराएंगे, हमको 4 गो बेटा है, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? तो हम लोग प्रखंड में जितने आदमी थे चंदा करके उसको 15,000 रुपया दिए और 15,000 रुपया उसके GPF से निकाल करके IIT खड़गपुर में मैं एडमिशन करवाया था उसका। ये 2003 की घटना है। क्या बात। तो मतलब कि उस समय यह नहीं था कि शिक्षा लोन भी हुआ, लोन से ऊपर ले, आज के समय में है ऐसा, लेकिन इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है जो बहुत आदमी नहीं जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। यानी कि सरकार हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं ला रही है जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जागरूकता का थोड़ा अभाव है, लोगों को इसकी जानकारी ही कम है। तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप जैसे अतिथियों को आमंत्रित कर हमारा यह प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचा पाए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद। हमारी बातचीत हुई हमारे आज के ख़ास मेहमान से। अब वक्त हो चला आपको अलविदा कहने का, लेकिन जाने के पूर्व आप बखूबी जानते हैं कि हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने ख़त, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, और इसके लिए नोट करना होता है आपको पता, ताकि उस पते पर आप अपने ख़त हम तक पहुंचा पाएँ। फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। निदेशक DD बिहार, बिहार दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com।